नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आपके लिए हिंदी माध्यम चैनल की ओर से हिंदी व्याकरण की कक्षाएं लेकर आए हैं, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित हिंदी व्याकरण के जो भी प्रश्न या टॉपिक होंगे उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। हिंदी व्याकरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे समास, कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, रस, छंद, अलंकार, संधि, ये लगभग 10 ऐसे टॉपिक हैं। यदि आप कवर कर लेते हैं तो अधिकांश परीक्षाओं के जो हिंदी व्याकरण के प्रश्न होंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त यदि कुछ बच जाता है तो और जो पूर्व में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके जो प्रश्न पत्र हैं उनको देखकर प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो चलते हैं समास की ओर। तो समास की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण, हम इसमें समास के बारे में उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। उसकी परिभाषाएं, समास कितने प्रकार के हैं। चलिए सर्वप्रथम समझते हैं समास का तात्पर्य क्या है। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि, अर्थात संक्षिप्तीकरण। तो देख रहे हैं आप, जैसा कि संक्षिप्त करने की विधि, संक्षिप्तीकरण, तो ये शब्द भी अपने आप में इस जो ये पंक्ति है इसका एक कह सकते हैं कि छोटे रूप में लिखा हुआ है, संक्षिप्त करके, यानी संक्षिप्तीकरण। तो ये भी समास का एक तरीके से उदाहरण है। तो आइए अब हम आगे समास को समझते हैं। समास किसे कहते हैं। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण हैं। एक तो सार्थक शब्द, सार्थक अर्थात जिसका अर्थ हो, जिसका अर्थ हो। तो आप जैसा कि परिभाषा में देख रहे हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक नया शब्द और सार्थक शब्द, उसको हम क्या कहेंगे, समास। तो आइए उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं। समास के उदाहरण, कमल के समान चरण, तो इसे हम कहेंगे चरण कमल। अब आप देख रहे हैं ये जो पूरी पंक्ति लिखी है इसको संक्षिप्त करके चरण कमल कहा गया है। तो और इससे जैसा कि मैंने पहले बताया था, सार्थक शब्द बने। तो चरण कमल का एक अर्थ है अर्थात जिसके जो चरण है कमल के समान हो। और एक नया शब्द भी है, कमल के समान चरण, इससे मिलकर बना है क्या, चरण कमल। तो ये समास की जो परिभाषा है उसको पूरा करता है। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण, रसोई के लिए घर, रसोई घर, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, देशभक्त, राजपुत्र। तो चलिए समास के प्रकार के देखते हैं। और इससे पहले समास को हम कुछ अन्य नामों से पुकारते हैं। और जैसे सामासिक शब्द, अर्थात समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं, ठीक है। तो और समास के जो प्रकार हैं उनको समझने से पूर्व हमको ये इन दो पदों के बारे में समझना अति आवश्यक है, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अभी हमने उदाहरण देखा चरण कमल, तो चरण कमल ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो चरण और दूसरा कमल। तो इसमें ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो जो पहला पद है इसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद है इसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं और इसकी परिभाषा देखें तो सामासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद, दूसरे या आखिरी पद को उत्तर पद कहते हैं। तो कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से हम इसको देखते हैं। जैसे ये उदाहरण अभी आपने किए थे, तो इन्हीं को देखते हैं। इसमें चरण और कमल ये दो शब्द हो गए। तो चरण है पूर्व पद और कमल है उत्तर पद। इसी प्रकार से रसोई पूर्व पद है और घर उत्तर पद है। इसी प्रकार देश पूर्व पद, भक्त उत्तर पद, राज पूर्व पद, पुत्र उत्तर पद। इसी प्रकार हम समास में पूर्व पद और उत्तर पद को पहचान सकते हैं। अब चलते हैं समास के प्रकार की ओर। समास के छह भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। इससे पूर्व जैसा कि अभी हमने समझा पूर्व पद और उत्तर पद, तो ये जो समास को बांटा गया है इन पूर्व पद और उत्तर पद के आधार पर ही बांटा गया है। अगर हम समझें तो समास में पूर्व पद
उत्तर पद। अर्थात कुछ समाज ऐसे हैं जिसमें जो पूर्व का पद होता है वो प्रधान होता है। प्रधान का तात्पर्य है कि जो उस समास का अर्थ होगा, समास का अर्थ होगा वो पूर्व पद पर निर्धारित करता होगा। जबकि कुछ समास ऐसे हैं जिसमें जो उत्तर पद होगा उस समास का अर्थ उस उत्तर पद पर निर्भर करता होगा। मगर कुछ समास ऐसे भी हैं जिसमें ना तो पूर्व पद पे करता है ना तो उत्तर पद पे करता है। तो आगे हम आपको विस्तार से पहले बताते हैं, उसके बाद हम एक संक्षिप्त में भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं पहले परिभाषा की ओर। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। प्रधान अर्थात मुख्य हो। समास का अर्थ इस प्रधान पद पर ही निर्भर करता है। तो उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। अव्ययीभाव समास के जो उदाहरण हैं, जैसे आ और जन्म, इसमें आप देख रहे हैं जो अव्ययीभाव समास जो बनता है उसमें जो पहला पद होता है अधिकांशतः अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर, प्र ये आदि शब्दों से मिलकर बना होता है। तो उदाहरणों को यदि देखें तो जैसे यहाँ पर आ लगा हुआ है और जन्म, तो यहाँ पर जो आ है ये पूर्व पद है और जन्म है उत्तर पद। जन्म जो है वो सामान्य शब्द है, जबकि इसके आगे यदि आ लग गया तो उसका अर्थ में जो है परिवर्तन आ गया, जन्म पर्यंत। तो इसका तात्पर्य है कि इस जो शब्द समास शब्द है इसका जो अर्थ है वो आ पे निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर जो पूर्व पद है वो प्रधान है, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। अब हम दूसरे समास को समझते हैं। मुझे आशा है कि आपको इस समझ में आया होगा। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। गौड़ अर्थात मुख्य नहीं होता। समास का जो अर्थ है वो उत्तर पद पर निर्धारित करता है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसको उदाहरण से यदि हम देखें तो पहले तो हम समझेंगे तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास को विभक्ति के आधार पर बांटा गया है। जैसा कि आपने पहले पढ़ी होंगी, कर्ता, कर्म, करण, इस तरीके की आपने जो विभक्तियां पढ़ी हैं इसके आधार पर तत्पुरुष समास को आगे बांटा गया है। और यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि जो कर्ता बस संबोधन कारक का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं किया जाता। तो उसके लिए हम समझते हैं इसके उदाहरणों के लिए तत्पुरुष समास के प्रकार। कर्म तत्पुरुष, क्योंकि इससे पहले कर्ता आता है, जबकि कर्ता से हम तत्पुरुष समास नहीं बनाते। तो कर्म तत्पुरुष, इसमें को शब्द का लोप होता है समास में। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो ग्रंथकार अर्थात ग्रंथ को लिखने वाला, इसको देखो संक्षिप्त करके लिखा गया है। यहाँ जो को शब्द है इसको लोप किया गया है, ग्रंथकार। तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होगा। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में से है, के द्वारा इसका लोप किया जाता है। जैसे वाल्मीकि रचित अर्थात वाल्मीकि के द्वारा रचित, यहाँ जो के द्वारा है इसका लोप किया गया है अर्थात इसको संक्षिप्त किया गया है। तो यहाँ करण तत्पुरुष होगा। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए का लोप किया जाता है समास बनाते समय। सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए, तो यहाँ जो के लिए शब्द है उसका लोप किया गया है। आपादान तत्पुरुष, से शब्द का लोप किया जाता है और समास बनाया जाता है। जैसे पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ जो से शब्द है वो लोप है। संबंध तत्पुरुष, इसमें का है, के, की आदि शब्दों का लोप किया जाता है और इससे समास बनता है। जैसे राजसभा, तो राजा की सभा, तो इसको राजा की सभा यानी की शब्द को लोप करने के लिए इसको राजसभा कहा गया है, यानी संक्षिप्त करके। तो यहाँ जो समास बनता है उसको हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। और इसको देखें, अधिकरण तत्पुरुष, में और पर इन दो शब्दों का लोप किया जाता है और जो समास बनता है उसको अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे जल समाधि अर्थात जल में समाधि, तो यहाँ में शब्द का लोप किया गया है। और यहाँ देखते हैं आप तत्पुरुष समास को 6 विभक्ति कारक के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें परिभाषा अगर हम देखें, वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। अब इससे पूर्व हम
विशेषण और विशेष्य के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। विशेषण, विशेषण वह शब्द जो विशेषता बताए, विशेषता बताए। और यहीं पे दूसरे शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो है विशेष्य। तो विशेष्य ऐसा शब्द है, ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, तो अब हम विशेष्य और विशेषण दोनों शब्दों को समझ गए हैं। तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा पहला पद उपनाम, दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। है जो, के साथ, के समान, के रूपी, गुणों की चर्चा, तुलना, इस तरीके का इसमें आपको कर्मधारय समास में देखने को मिलेगा। जैसे गुणों की चर्चा है या गुणों की तुलना है। आइए उदाहरणों के माध्यम से हम कर्मधारय समास को समझते हैं। कर्मधारय समास जैसे आपने प्रारंभ में भी देखा था, चरण कमल, कमल के समान चरण, तो यहाँ के समान जो है इस शब्द का लोप है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। नील गगन, नीला है जो गगन, मतलब यहाँ पर गगन की विशेषता बताई जा रही है कि गगन जो है नीला है, तो यहाँ विशेष और विशेषण की चर्चा की जाती है। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, यहाँ तुलना की गई है, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। देहलता, देह रूपी लता। कनकलता, कनक की लता। मुझे उम्मीद है कि आपको कर्मधारय समास समझ आया होगा। और इसके बाद हम चलते हैं द्विगु समास की ओर। द्विगु समास वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समायार, समाहार या समूह का बोध कराए, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसको उदाहरण से देखें हम, जैसे दोपहर, तो इसमें जो पूर्व पद है दो, ये क्या है? संख्यावाचक। जैसा कि ऊपर परिभाषा में आप देख रहे हैं कि पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं द्विगु समास के। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। परिभाषा देखें, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण तथा समस्त पद समूह का बोध कराए। तो देखें, इसमें जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक है, जबकि उत्तर पद जो है वो क्या है? समूह का बोध करा रहे हैं, यानी ग्रहों का समूह, समूह का बोध। ठीक है, इस तरीके से दोपहर, दोपहरों का समाहार। त्रिवेणी यानी 3 बेड़ियों का समूह। शताब्दी यानी 100 अब्दों का समूह। इस तरीके से ये उदाहरण दिए गए। आप इनको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, और मुझे उम्मीद है आपको ये द्विगु समास समझ आया होगा। और इसके बाद हम चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। तो द्वंद्व समास को हम समझते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा, ऐसा समास जिसमें समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा लगता हो, ऐसे समास को द्वंद्व समास कहेंगे। तो यहाँ समझना ये जरूरी है, यहाँ जो दोनों पद होंगे वो प्रधान होंगे। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अपना पराया, अपना या पराया, तो यहाँ दोनों शब्द महत्वपूर्ण हैं, दोनों का अपना अपना अर्थ है, और इनको या, और, अथवा जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है। कुछ अन्य उदाहरण समझते हैं द्वंद्व समास के। ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा, अर्थात ऊंचा और नीच। देश विदेश, देश और विदेश। गर्म ठंडा, ठंडा या गर्म। तो आप उदाहरणों में देख रहे हैं यहाँ दोनों पद प्रधान भूमिका में हैं, और इनको और, या, अथवा इन ऐसे शब्दों से जोड़ा जाता है। तो द्वंद्व समास आपको समझ आया होगा। इसके बाद बहुब्रीहि समास की परिभाषा हम देखते हैं। बहुब्रीहि समास की परिभाषा, जिस समस्त में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। जब हम नीलकंठ के बारे में बात करते हैं तो स्वतः ही हमारे दिमाग में शंकर भगवान की छवि जो है विकसित हो जाती है। तो नीलकंठ शिव भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ ना तो पूर्व पद नील प्रमुख है, ना कंठ, इन दोनों में कोई पद प्रधान नहीं है, जबकि ये दोनों पद मिलके एक तीसरे पद शिव की ओर संकेत करते हैं। तो देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण बहुब्रीहि समास के। लंबोदर,
लंबा है उधर जिसका। अब लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी की बात हो रही है, तो यहाँ तीसरा पद गणेश जी है। दशानन, दशानन रावण को कहते हैं, दस हैं आनंद जिसके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी उदाहरणों में दोनों पद प्रधान नहीं है, जो तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुव्रीहि समास होता है। तो आपने बहुव्रीहि समास समझा उदाहरणों के माध्यम से, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुव्रीहि समास समझ आया होगा। और जैसा कि आपने जो समास के 6 भेद पढ़े, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तो आपको समझ आए होंगे। और अगर संक्षिप्त में बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया था कि जहाँ पूर्व पद प्रधान होगा वहाँ अव्ययीभाव समास होगा, और जहाँ उत्तर पद प्रधान होगा वहाँ आपको मिलेगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। जबकि अगर बात करें जहाँ दोनों पद प्रधान हों, दोनों पद, तो दोनों पद कहाँ प्रधान होते हैं? दोनों पद होते हैं द्वंद्व समास में। जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से ही क्लियर है द्वंद्व, तो यानी दोनों पदों में द्वंद्व रहता है अर्थ को लेके, तो यहाँ दोनों पद प्रधान भूमिका में होंगे। और जबकि एक बताया था बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास यानी कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? बहुव्रीहि समास। तो आप इसके संक्षिप्त में नोट्स बना सकते हैं, और जैसा कि समास आपको समझ आए होंगे मुझे उम्मीद है। और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।